नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अजीत। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नोएडा में सहारा के दफ्तर में आयकर विभाग और ईडी की रेड पूरी हो गई है। ये बताया जा रहा है कि जांच टीम ने करीब 60 कार्टून और 40 बैग भरकर पैसा जब्त किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रेड के दौरान सहारा के दफ्तर से कई अहम दस्तावेज और हार्ड डिस्क भी जब्त की गई हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सहारा ग्रुप में आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक सबसे बड़ी नकदी जब्त की गई है। सहारा समूह के नोएडा दफ्तर से 123 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और सूत्रों की माने तो नकदी की गिनती के लिए 8 मशीनें लगाई गई हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि ग्रेटर कैलाश 1 से 18 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आपको बताएं कि ग्रेटर कैलाश 1 में सहारा प्रमुख का ट्रांजिट हाउस है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीपू राय इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपू, और ज्यादा क्या जानकारी मिल रही है इस रेड से संबंधित? देखिए, जो टेलेक्स रिपोर्ट होती है हर रेड के बाद, हर सर्च ऑपरेशन के बाद वो सीबीडीटी को भेजी जाती है और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से 123 करोड़ शनिवार को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें सहारा के नोएडा के सेक्टर 11 C1 C2 और C3 ब्लॉक में ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद जीके पार्ट 1 में करीब 18 करोड़ रुपए की एक तरह से रिकवरी हुई है, कैश रिकवरी हुई है। और अब तक आईटी विभाग का कहना है कि एक हिस्टोरिकल सर्च थी और अब तक के सबसे बड़े अमाउंट में से एक है ये। और कुल मिलाकर 141 करोड़ नकदी बरामद हुई है। ये नकदी लखनऊ से चली थी ठीक एक दिन पहले और आईटी विभाग को जो सोर्सेज ने जानकारी दी उसके बाद ये रेड पड़ी और माना यह जा रहा है कि ट्रक से लदा हुआ जो कैश आया था ठीक उसके तुरंत बाद अगले दिन सुबह शनिवार को मॉर्निंग में 6 बजे आईटी विभाग ने अपना धावा बोल दिया और करीब 2.5 दिन तक चले। पिछली रात को 2 बजे ये ऑपरेशन खत्म हुआ था। काफी लंबा ऑपरेशन चला था। 8 मशीनें मंगाई गई थी उस कैश को काउंट करने के लिए। लेकिन उसके अलावा जीके में जो नकदी 18 करोड़ बरामद हुई उसके साथ साथ 4 से 5 केजी तक गोल्ड भी बरामद हुआ। कुल मिला के एक बड़ा अमाउंट, बड़ा सफल ऑपरेशन आईटी विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये रहा है हाल के दिनों का। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आईएएस अफसर जितेंद्र कुमार को चौथी बार यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। पिछली बार लैपटॉप योजना में लापरवाही बरतने पर जितेंद्र कुमार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव पद से हाथ धोना पड़ा था। जितेंद्र कुमार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में भी आरोप लगे थे। आपको बताएं, जितेंद्र कुमार तत्कालीन मायावती सरकार में भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जितेंद्र कुमार और तत्कालीन शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के बीच भी विवाद की खबर थी। अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अवनीश, इतने सारे विवादों के बावजूद जितेंद्र कुमार की चौथी बार इस पद पर पोस्टिंग क्यों की गई है? देखिए, यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि कई आरोपों के बाद नंबर सिक्योरिटी प्लेट घोटाला जो हुआ था उस मामले में भी उनकी भूमिका सामने आई थी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उससे पहले भी मायावती सरकार के दौर में भी लंबे समय तक माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव के तौर पर प्रभारी का काम उन्होंने देखा था। साथ ही साथ अखिलेश सरकार बनने के बाद भी तीसरी बार उनकी तैनाती लगातार इसी विभाग में हो रही, जबकि खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही उनको लैपटॉप मामले में लापरवाही करने के आरोप के बाद जो है हटाया था। साथ ही साथ जो तत्कालीन निदेशक थे वासुदेव यादव शिक्षा विभाग के, उनके साथ भी उनकी अनुभव काफी चर्चित रही। कई मसलों पर दोनों के बीच काफी विवाद रहा। जो शिक्षक संघ है, माध्यमिक शिक्षक संघ, उसने सदन से लेकर सड़क तक उनका विरोध किया। कई बार उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसके बावजूद ये समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार को जितेंद्र कुमार ही क्यों दिखते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, जबकि विभाग में पहले ही कई तरीके के भ्रष्टाचार, कई तरीके की अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए अवनीश। बीजेपी कार्य समिति की बैठक ओम माथुर की मौजूदगी में मिर्जापुर में होगी। ये बैठक 12, 13 और 14 दिसंबर को होगी। आपको बताएं, इससे पहले कार्य समिति की बैठक 4, 5 और 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है और ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक में ओम माथुर मौजूद होंगे। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। विवेक, बीजेपी की कार्य समिति की जो बैठक होनी है ओम माथुर की मौजूदगी में, इसका एजेंडा क्या होगा और इसकी तारीख क्यों बढ़ाई गई आगे? देखिए, तारीख ओम माथुर की वजह से बढ़ाई गई। पहले 4, 5, 6 या 3 तारीखों में ये बैठक होनी थी। जगह वही है, मिर्जापुर में ही होनी है।
लेकिन डेट्स इसकी चेंज कर दी गई हैं। अब ये 14, 15, 16 को ये बैठक होगी, वो माथुर आएंगे। इसके अलावा अमित शाह को भी यहाँ से निमंत्रण गया है कि वो भी इस बैठक में आए, क्योंकि ये जो बैठक होती है बीजेपी कार्य समिति, उसमें जो उद्घाटन होता है वो केंद्रीय नेता के द्वारा होता है और समापन भी किसी बड़े नेता के द्वारा होता है। तो अभी ये तय नहीं हो पाया कि उद्घाटन और समापन कौन करेगा। पिछली बार जब ये बैठक चित्रकूट में हुई थी तो लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अब देखना है कि इस बार कौन इनॉग्रेशन करेगा। जो मुख्य रूप से एजेंडा है इस वक्त बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीज सदस्यता अभियान को कामयाब बनाना है, जिसमें 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सबसे बड़ा एजेंडा होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी भी तैयारियों को लेकर, संगठन को लेकर क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीजें इस बैठक में तय होंगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए विवेक। और दिल्ली से काठमांडू बस सेवा को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में नितिन गडकरी कल शाम 5 बजे बस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। डीटीसी इस बस सेवा का संचालन करेगी। आपको बताएं, दिल्ली से काठमांडू के लिए 30 घंटे की यात्रा ये बस पूरी करेगी। 30 घंटे में ये यात्रा पूरी होगी। बस दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से सनौली और सनौली से भैरदवा होते हुए काठमांडू पहुंचेगी। मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव के शपथ लेते ही यादव परिवार लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार बन गया। इस पर विरोधियों ने फिर से मुलायम पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया है, तो वहीं यादव परिवार के सदस्यों ने जनता का धन्यवाद दिया है। मैं तेज प्रताप सिंह यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव ने लोकसभा में शपथ ली और इसके साथ ही यादव परिवार लोकसभा में मौजूद सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार हो गया है। लोकसभा में मुलायम के परिवार के 5 लोग सांसद हैं और ये पहला परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ लोकसभा में मौजूद हैं। इनमें पहली पीढ़ी के तौर पर खुद एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव हैं, जो आजमगढ़ से सांसद हैं और 1960 से राजनीति में सक्रिय हैं। तो दूसरी पीढ़ी के तौर पर उनकी बहू डिम्पल यादव हैं, जो कन्नौज से सांसद हैं। वहीं नेताजी के भतीजे धर्मेंद्र यादव भी हैं, जो बदायूं से सांसद हैं। तो दूसरे भतीजे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद हैं। वहीं तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे के तौर पर अब तेज प्रताप यादव मैनपुरी सीट से लोकसभा में आ चुके हैं। संसद में मुलायम सिंह का परिवार सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। मुलायम सिंह के भाई रामगोपाल यादव राज्यसभा से सांसद हैं। मैं समझता हूं परिवार के लिए, पार्टी के लिए हम सबका सौभाग्य है और शायद लोकसभा के इतिहास में हमारे परिवार को जो गौरव देश की जनता ने, क्षेत्र की जनता ने दिया है, वो शायद पहले कभी किसी को एक साथ नहीं मिल पाया होगा और मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। निश्चित तौर पर बड़े गर्व की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने इस काबिल समझा और इतने बड़े जनमत से जिता के भेजा है। और लोकसभा में नेताजी के सानिध्य में, सभी लोगों के सानिध्य में उम्मीद है कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आज जब तेज प्रताप जी ने शपथ ली है तो इस सदन में एक इतिहास रच गया है। सदन में पहली बार इकट्ठे 3 पीढ़ी के लोग मौजूद थे और ये बड़ी इस समाजवादी परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। भले ही मुलायम सिंह का परिवार संसद में सबसे बड़ा सियासी परिवार बन गया हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। लेकिन उनको समाजवादी लिखना बंद कर देना चाहिए। अपने को परिवारवादी लिखें तो अच्छा रहेगा। परिवारवादी पार्टी के नाम पर उस पार्टी को अपना नाम रख देना चाहिए। समाजवाद का भद्दा मजाक इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए, परिवारवाद के खिलाफ तो वैसे भी देश में एक हवा चल रही है और हम भी चाहते हैं कि ये देश परिवारवाद से मुक्त होना चाहिए। किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, ये सोचकर अगर हम चुनाव लड़वाते हैं या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आता है, उससे ज्यादा कुशलताओं को देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खैर, विरोधी कुछ भी कहें, यादव परिवार इसे जनता का प्यार मानता है। देखिए, लोगों का विश्वास जीत के आए हम लोग और इसलिए इन लोगों को कोई नैतिक हक नहीं है, ना अधिकार है कि ऐसी कोई बातें करें। जो भी है क्षेत्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता के आशीर्वाद से है और इसलिए किसी को कहने का कोई हक नहीं।
हालांकि मुलायम सिंह पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, फिर भी मुलायम ने कभी इन बातों की परवाह किए बगैर अपने परिवार को तरजीह दी और शायद इसलिए आज मुलायम का कुनबा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा बन गया है। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात पूर्वांचल में फैलते माओवादियों के जाल की। जी हां, गोरखपुर से यूपी एटीएफ ने जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, उनके पास से जो दस्तावेज और कॉल डिटेल्स का खुलासा हुआ है, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दोनों को गोरखपुर के नामी व्यापारी और डॉक्टर के अपहरण का टास्क दिया गया था और इसके लिए पैसे और हथियारों की व्यवस्था माओवादियों ने की थी। पकड़ा गया एक शख्स नेपाल से है, दूसरा बरेली का रहने वाला है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक बार फिर पूर्वांचल में संगठित अपराध की धमक सुनाई देने लगी है। एक बार फिर पूर्वांचल में अपराध पांव पसारने की फिराक में है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय अपराधियों को मिल रही है माओवादियों से मदद। माओवादी पूर्वांचल में अपनी जड़ें जमाने की फिराक में हैं, जिसके चलते बदमाशों को पैसे और हथियार मुहैया करा रहे हैं। यही नहीं, बदमाशों को क्राइम टास्क भी दे रहे हैं, जिसका खुलासा किया है यूपी एसटीएफ ने। गोरखपुर से एसटीएफ ने ऐसे 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है जो शहर के नामी व्यापारी और डॉक्टर के अपहरण की साजिश रच रहे थे और फिरौती के तौर पर करोड़ों रुपए वसूलने की फिराक में थे। लेकिन वक्त रहते एसटीएफ ने 2 शूटर्स संदीप शर्मा और बबलू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। ये रणविजय यादव है जो पहले कांस्टेबल की हत्या भी कर चुका है एंड मौजूदा हालात में वाराणसी जेल में। ये इसी के गैंग के मेंबर्स हैं जिनको वहां बुलाया गया था बेसिकली फॉर 3 पर्पसेस। एक डॉक्टर की किडनैपिंग थी, एक ईंट भट्टे के मालिक की किडनैपिंग है एंड एक मर्डर के लिए बुलाया गया था। दोनों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। यही नहीं, पुलिस ने अपराधियों के पास से माओवादी संगठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का आई कार्ड भी बरामद किया है, जो बदमाशों के माओवादी कनेक्शन को पुख्ता कर रहा है। संदीप शर्मा नेपाल के घोराही का रहने वाला है, जबकि बबलू शर्मा बरेली के इज्जत नगर का निवासी है। इनमें से एक के पास एक आई कार्ड मिला है जिसमें एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट नेपाल लिखा हुआ है और बट दिस हैज टू बी वेरीफाइड कि ये कितना सही है गलत है। कॉल डिटेल में गोरखपुर और आसपास के कई शातिर अपराधियों और नामी गिरोह के सक्रिय सरगनाओं के नंबर भी ट्रेस हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों शूटर्स को पैसे और हथियार मुहैया कराए गए थे। इस पूरे मामले में कई नेताओं और व्यापारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर्स का पहला टास्क बड़हलगंज इलाके की ईंट भट्टे के मालिक को किडनैप करने का था और फिरौती की रकम करीब 1 करोड़ रुपए वसूली जानी थी। दोनों शूटर्स के संपर्क में गोरखपुर के रहने वाले पालन राय, अंकित मिश्रा और एक अन्य शख्स था, जिसका काम शूटर्स को पैसा मुहैया कराना था। लेकिन इससे पहले दोनों शूटर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, उससे पहले एसटीएफ ने दोनों पर शिकंजा कस दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों से पूछताछ में पूर्वांचल में माओवादियों के फैलते जाल की कई अहम कड़ियों का खुलासा हो सकता है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। प्रोफेसर गिरीश चंद्र बीएचयू के नए कुलपति होंगे। बड़ी खबर इस वक्त, मानव संसाधन मंत्रालय ने ये घोषणा की है। गिरीश चंद्र बीएचयू के 26वें कुलपति होंगे। आपको बता दें, गिरीश चंद्र का कार्यकाल 3 साल का होगा। तो प्रोफेसर गिरीश चंद्र बीएचयू के नए कुलपति होंगे। और हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता वाराणसी से। अमित, पहले जो ये खबर सूत्रों से थी, जो हमने दिखाई थी, दर्शकों तक पहुंचाई थी, अब इसकी पुष्टि हो गई है? बिल्कुल अजीत, इसकी पुष्टि हो गई है। बीएचयू प्रशासन को और जिला प्रशासन को भी एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से फैक्स आ गया है। 26वें वीसी होंगे बीएचयू के प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, जिनको लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और अर्थशास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफेसर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बताया जा रहा है कि बुधवार तक वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। जो माहौल बना हुआ है बीएचयू में, ऐसे माहौल में ये कांटो भरा ताज साबित होगा, क्योंकि उनको निर्णय लेना होगा। जिस तरीके से लगातार बीएचयू का जो माहौल बिगड़ा और अब इस पर जो सियासत चल रही है, कैसे इस मामले से वो निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अजय, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
झांसी के ललितपुर रेलवे मंडल के पास जीआरपी सिपाहियों पर एक युवक को ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। युवक को बचाने के लिए उसका भाई भी ट्रेन से गिर गया। गंभीर रूप से घायल युवक को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। कानपुर के रहने वाले ओम नारायण यादव और जय नारायण यादव नागपुर से ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री से परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे। दोनों युवक नागपुर से यशवंत एक्सप्रेस में सवार हुए थे। साधारण डिब्बे में जगह न होने के कारण दोनों युवक स्लीपर कोच में बैठ गए, लेकिन ललितपुर स्टेशन के पास कोच में पहुंचे जीआरपी के 2 सिपाहियों ने दोनों भाइयों से 900 रुपयों की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो सिपाहियों ने ओम नारायण के साथ मारपीट शुरू कर दी और आरोप है कि सिपाहियों ने ओम नारायण को ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। जीआरपी वाले गार्ड्स आए, उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुमको कहते हैं कि वो चोरी में दे देंगे, वो तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा तुम फाइन दे दो हमें 900 रुपए। पहले हमको मारा 2 झापड़, उसके भैया से हाथापाई करने लगे। भैया ने हाथ नहीं उठाया था, भैया को मारने दोनों मिलके, और उसके बाद धक्का दे दिया बाहर। जी अभी तो ये लो बीपी पे, मतलब लो बीपी हो गया है इसका बहुत ज्यादा, तो इसलिए बीपी मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि अभी इसको ऑपरेट नहीं कर सकते इस कंडीशन में, क्योंकि इसका पैर भी फ्रैक्चर है, दूसरे साइड का टिबिया फ्रैक्चर है, और इस साइड का तो जो है कि एम्पुटेशन है पहले से, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिब्राइडमेंट करके अगर देखेंगे, अगर जितना संभव होगा उतना बचाएंगे। और बात करते हैं कुशीनगर की। यहां के जटहा थाने में कानून का खुलेआम मखौल उड़ा। थाने में घुसकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने लाठी और डंडों से थानेदार और पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। भीड़ ने थानेदार की सर्विस पिस्टल भी छीन ली। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ भीड़ थाने पर पथराव कर रही है। इस पूरे घटना के दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी बेबस से दिखे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान थाने का घेराव करने गए थे, लेकिन जब थानेदार ने लोगों को समझाया तो वो और भड़क गए और पुलिस पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। इस दौरान इन लोगों ने थाने में लूटपाट भी की, और इतना ही नहीं, इस घटना के बाद अधिकारियों ने थानेदार को ही निलंबित कर दिया, जबकि हमलावरों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।